हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 26 मार्च एनडीएमसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट की रीजनिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 26 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट की रीजनिंग को डिस्कस किया था। आज का वीडियो हम लोगों का 26 मार्च की सेकंड शिफ्ट का है। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर रीजनिंग का, कि इसमें पहले ए फिर स्पेस फिर ए बी फिर स्पेस ए फिर स्पेस डी और फिर स्पेस। अब खाली जगह पर क्या भरना है, खाली जगह पे क्या आएगा, इसको हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखेंगे पहले अगर दो पद में ए बन रहा है यहाँ पर, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले पद में ए बी बन रहा है ये वाला, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले में ए सी बन जाएगा यहाँ पर, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो हमारा ए डी बन जाएगा यहाँ पर, और फिर बची हुई जगह पे हमारा फिर से बैक ए आ जाएगा। मतलब पहले ए आया, फिर ए का ऐड हो गया बी, फिर ए बी के अगला ऐड हो गया सी, फिर ए अगला ऐड हो गया डी। यानी कि खाली जगह पर हमारा सबसे पहले ए आया, फिर हमारा यहाँ पर क्या आया, उसके बाद ए आया, फिर हमारा अगली खाली जगह पे सी आया, देन हमारा ए आया, देन हमारा ए आया। तो हमारा ये जो खाली जगह पे आ रहा है, जो हमारा ऑप्शन ए से मैच हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी श्रृंखला बन रही थी ए फिर ए बी फिर ए सी फिर ए डी और फिर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, रानी नीना से लंबी है लेकिन बीना जितनी लंबी नहीं है। तो रानी जो है नीना से लंबी है, यानी नीना को नीचे कर देंगे, रानी को ऊपर कर देंगे, लेकिन बीना जितनी लंबी नहीं है, तो बीना यहां पर आ जाएगी। फिर कह रहा है लता रानी से छोटी है, तो लता जो है या तो यहां पर आएगी या फिर यहां पर आएगी। फिर लेकिन गीता से लंबी है, तो गीता लता के नीचे आ जाएगी, या तो ये वाली स्थिति बनेगी और या फिर ये वाली स्थिति बनेगी। कह रहा उनमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे ऊपर कौन आ रहा है, बीना आ रही है, तो हमारा आंसर यहीं से मिल गया क्वेश्चन नंबर 2 का, ऑप्शन नंबर सी सबसे लंबी बीना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य तीनों की तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन करिए जो अन्य से अलग है। तो यहां पर आप देखेंगे W, N और H कॉन्सोनेंट होते हैं और I हमारा वॉवेल होता है। A, E, I, O, U हमारे वॉवेल में आते हैं और यहाँ पर एक वॉवेल है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पासे की स्थितियां दी गई हैं और कहा गया है कि 6 बिंदु वाले फलक के सामने स्थित बिंदुओं की संख्या ज्ञात करिए। तो पासे से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 है, फिर हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं 2, फिर क्लॉकवाइज चलते हैं 3, पहले 1 फिर 2 फिर 3। इसी तरीके से अब यहाँ सबसे पहले 1 जो भी हमारा कॉमन है उसको कॉमन के नीचे रखेंगे, फिर 4 और फिर हमारा 6। तो हम लोगों से पूछ रहा था 6 बिंदु वाले फलक के सामने, तो 6 हमारा ये है और 6 के सामने क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 4 का। क्योंकि यहाँ पर हमें तीसरी जो आकृति है उसकी जरूरत नहीं पड़ी, हमने दो ही आकृति से आंसर दे दिया, तो हमारा इजिली आंसर आ गया। ऑप्शन जो है हमारा बी सही होगा, 6 के अपोजिट 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इन द क्वेश्चंस, मतलब इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और आप लोगों को कंक्लूजन दिया गया है, तो हमें बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है। कह रहा है सम बुक्स आर स्टिक्स, तो सम जो कुछ बुक्स हैं वो स्टिक्स हैं, यानी हम लोग यहाँ बना लेते हैं सम बुक्स आर स्टिक्स। तो हमेशा की तरह हम लोग बुक्स इसको नाम दे देते हैं और इसको स्टिक्स दे देते हैं। फिर नो स्टिक इज ब्लू, तो यहाँ पर हम लोग एक और हमारा बन सकता है, हम लोग दोनों को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो कह रहा है सम बुक्स आर स्टिक्स, तो सम बुक्स आर स्टिक दोनों फिगर में हो गया। अब कह रहा है नो स्टिक इज ब्लू, यानी कि हमारा जो ब्लू है वो बिल्कुल अलग भी हो सकता है या फिर हमारा ब्लू इस टाइप से भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर बनाएंगे ब्लू को तो इसका कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई स्टिक भी ब्लू नहीं होगी। अगर हम लोग यहाँ भी बनाएंगे तो भी स्टिक और ब्लू का कोई रिलेशन नहीं होगा। यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से मेरे 2 फिगर बने, अब दोनों के हिसाब से जो कंक्लूजन हमारा राइट होगा तो वही हमारा सही होगा। जैसे कि नो बुक्स इज ब्लू, तो नो बुक्स इज ब्लू यहाँ पर हम लोग देखेंगे फर्स्ट से तो हमारा फॉलो कर रहा है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट से अब फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पर हमारा कॉमन मिल रहा है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है
गलत हो जाएगा, कंक्लूजन जो है पहला वाला गलत हो जाएगा। फिर क्या, सम बुक्स और नॉट ब्लू, तो इससे देखेंगे तो जब कोई भी बुक्स ब्लू नहीं है तो सम भी नहीं होंगी, यानी कुछ भी नहीं होंगी। इसमें देखेंगे तो सम जो है कुछ ब्लू है और कुछ नहीं है, तो ये वाला भी हमारा फॉलो कर रहा है, यानी कि कंक्लूजन जो सेकंड है वो हमारा फॉलो कर जाएगा और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हम लोगों को यहाँ पर आकृतियां दे रखी हैं और इसमें क्या है, एक हम लोग को दे रखा है कैसोवरी, यहाँ पे छोटा छोटा है क्योंकि काफी जो है स्पेस नहीं आ रहा था तो इसको काफी छोटा कर दिया है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जो आप लोगों को दिया गया है, कैसोवरी, गौराया, कीवी और एमू के बीच में सही संबंध दर्शाने वाले वेन आरेख को बताना है। तो कैसोवरी, गौराया, कीवी और एमू, तो इसमें अगर आप लोग जानते होंगे तो कैसोवरी जो है ना उड़ने वाला पक्षी है, कैसोवरी जो है उड़ नहीं सकता, ना उड़ने वाला है। फिर गौरैया की बात की जाए तो गौरैया जो है ये उड़ने वाला पक्षी है और भारत में पाया जाता है। उसके बाद कीवी की बात की जाए तो कीवी भी ना उड़ने वाला पक्षी है और ये आपका पाया जाता है न्यूजीलैंड में, ये आपका न्यूजीलैंड में पाया जाता है। उसके बाद बात की जाए एमू की, तो एमू भी ना उड़ने वाला पक्षी है और ये आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसमें 3 आपके ना उड़ने वाले हैं, यानी कि ये जो है हमारा ये पक्षी हो गया और इसके अंदर 2 जो हो गए हमारे ना उड़ने वाले पक्षी हो गए और एक हमारा उड़ने वाला था, तो एक को हमने अलग कर दिया। तो हमारा जो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, क्योंकि 3 इसमें एक जैसे थे तो 3 एक जैसे हो गए और एक हमारा उड़ने वाला था, यानी एक हमारा अलग हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आकृति को पूरा करना है, तो यहाँ पर प्लस आ रहा था, फिर हमारा प्लस नीचे चला गया, देन हमारा प्लस फिर से वही उसी स्थान पर आ गया, फिर हमारा प्लस यहाँ पर चला गया। तो अब हमारा प्लस यहाँ पर गया है, फिर हमारा प्लस कहाँ पे आ जाएगा, फिर से उसी स्थान पर आ जाएगा, क्योंकि एक बार स्थिति परिवर्तित होती है फिर सेम स्थिति में आ जाता है, फिर स्थिति परिवर्तित होती है फिर सेम स्थिति में आ जाता है। तो प्लस हमारा यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर मिल रहा है, यानी इन 2 ऑप्शन में हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमने देखा ये त्रिभुज था, वृत्त हो गया, फिर वर्ग हो गया, फिर त्रिभुज हुआ, यानी फिर वृत्त आएगा। तो अगले पद में हमारा वृत्त आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन, और ये वाला हमारा गलत हो गया क्योंकि इसमें त्रिभुज आ रहा है और हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर पहले प्लस था, फिर नीचे प्लस गया, फिर अपनी स्थिति में आ गया, फिर ऊपर प्लस गया, फिर अपनी स्थिति में आएगा, फिर त्रिभुज से हमारा वृत्त बदला था और यहाँ पर त्रिभुज से फिर हमारा वृत्त बदलेगा, यानी कि बीच में वृत्त आना चाहिए और हमारा आंसर जो सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, प्रश्न में एक कथन दिया गया है और इसमें कहा गया है पिछले सप्ताह प्रकाशित हमारी रिपोर्ट में लेखक का नाम गलत लिखा गया था, हमें त्रुटि पर खेद है, एक पत्रिका संपादक। अब लेखक के नाम का उच्चारण आसान नहीं था, तो ये जो धारणा है कहीं पर भी इस जो हमें कथन दिया गया है उसमें कहीं पर भी नहीं दिख रही है कि लेखक के नाम के उच्चारण के बारे में कोई बात नहीं कही गई है, यानी कि धारणा 1 हमारी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट धारणा 2, लेखक के सही नाम प्रकाशित करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि लेख की गुणवत्ता। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे लेखक का नाम गलत लिखा गया, हमें त्रुटि पर खेद है, एक पत्रिका संपादक। तो लेखक का नाम भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितनी की लेख गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है, यानी कि धारणा जो 2 है वो भी हमारी गलत हो जाएगी। 3rd में कह रहा है लेखकों के सही नाम प्रकाशित करना वांछनीय है, तो बिल्कुल सही बात है, लेखकों के जो सही नाम है उनको प्रकाशित करना चाहिए और हमारी जो धारणा 3rd है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो 4 में से 3 तो एक जैसे हैं और एक अलग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 132 है, ये 11 से विभाज्य हो जाएगा, 88 11 से विभाज्य होगा और 121 भी 11 से विभाज्य होगा, जबकि 97 11 से विभाज्य नहीं होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पर हमें 30 दिया है, 5 दिया है, फिर 8 दिया है, फिर पूछा है तो 5 की अगर 5 से गुणा की जाए और फिर उसमें 5 जोड़ दिया जाए तो 30 मिल जाएगा, 25 + 30। उसी तरीके से 8 की 8 से गुणा की जाएगी तो 64 मिल जाएगा और 64 में हमने यहाँ पर 5 जोड़ा था तो यहाँ पर भी 5 जोड़ेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा 69, जो कि हमारा ऑप्शन ए में सही है। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यानी कि संख्या का वर्ग प्लस 5, तो संख्या का वर्ग प्लस 5 30 हो गया, संख्या का वर्ग प्लस 5 69 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों को बताना है कि कौन सी आकृति को पूरा करेगी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये गोला हमको पूरा करना है तो गोला आना चाहिए ऐसे, फिर ये वाली आकृति पूरी करनी है तो इस टाइप से एक आकृति आनी चाहिए,
फिर उसके बाद हमारा जो है यहाँ पर जो है आपका ये बीच में लाइन नहीं आ रही है, यानी कि सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है कि गोला पूरा होना चाहिए इस टाइप से। उसके बाद हमारी ये जो आकृति है यहाँ से मैच होनी चाहिए, ये आकृति ऐसे इस टाइप से हमारी जहाँ पर आकृति मिल जाएगी वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये पूरी आकृति मिल रही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर गोला पूरा होना था और इस टाइप से हम लोगों की सीरीज चलती आ रही थी, तो इसको हम लोगों ने मैच किया, हमें आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है। मतलब डी, ई और 10 का जो संबंध है तो उसी प्रकार एच आई का क्या संबंध होगा। तो बात की जाए डी जो है हमारा 4 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, दोनों की गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा और 20 का आधा 10 होता है। एच हमारा 8 नंबर पे आता है, आई हमारा 9 नंबर पे आता है, दोनों की अगर गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा और 72 का आधा क्या होता है 36 होता है। ऑप्शन हमें मिल जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों की मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 2, तो हमें आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 13 का 36। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बिल्कुल लास्ट जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था प्रीवियस पेपर में उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया सूरज कब उगता है। तो हमने कहा था जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका राइट आंसर क्या होगा। तो सूरज जो है सुबह उगता है, ये सभी बात आप लोगों को पता होगी। और क्वेश्चन में सुबह को क्या कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन में सुबह को उजाला कहा जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मिले तो जो भी आप लोगों से पूछा जाए जैसे सूरज कब उगता है तो सूरज सुबह उगता है और सुबह को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उजाला कहा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का उजाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इसमें जो है फिर से 4 में से 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, वो हमको बताना है। तो ग्रीन यानी कि हरा, ब्लू मतलब नीला और वायलेट मतलब बैगनी। तो अगर आप लोग देखेंगे तो बैगनी, नीला और हरा ये सभी इंद्रधनुष के रंग हैं, ये सभी इंद्रधनुष में आते हैं। आप लोग जानते होंगे बैनी आहा पीनाला या फिर विबग्योर के नाम से। और वाइट जो है उसमें नहीं आता है, यानी कि इसमें जो अलग हो जाएगा वो व्हाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में भी हम लोगों को यहाँ पर एक आकृति दी गई है और इसमें बताना है कि कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो ये जो आकृति है ये इसके अपोजिट होगी, यानी क्रॉस जो है ये अपोजिट हो जाएगा किसके, जो वृत्त है त्रिभुज, और ये अपोजिट होंगे। तो त्रिभुज का जो अपोजिट हो जाएगा वो हमारा वर्ग हो जाएगा। इसी तरीके से स्टार जो है बचा हुआ वो बचे हुए से हमारा अपोजिट हो जाएगा। तो ये हमारे अपोजिट हो जाते हैं इस टाइप से, जो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा और जो बची हुई चीज होती है वो आपस में अपोजिट हो जाते हैं। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि पहली अगर आकृति की बात की जाए तो इसमें स्टार आया है, गोला आया है और फिर आपका ये स्टार, इस टाइप का स्टार आया है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि ये वाला स्टार और ये स्टार पास में आया है, जबकि ये अपोजिट होने चाहिए थे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा अपोजिट होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ये वाला वृत्त जो सर्कल है वो हमारा नहीं बन सकता, ये वाला जो घन है वो नहीं बन सकता। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसमें हमारा एक स्टार आया, एक त्रिभुज आया और एक वर्ग आया। तो त्रिभुज और वर्ग अपोजिट होने चाहिए थे, जबकि इसमें पास पास हैं, तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया, ये भी नहीं बन सकता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें, तो इसमें क्या है, वृत्त है और वर्ग है और स्टार है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा था, यहाँ पे इसको इस टाइप से, तो स्टार जो कट का अपोजिट था वो हमारा वृत्त था और त्रिभुज का जो अपोजिट था वो हमारा वर्ग था और जो हमारा स्टार का अपोजिट था वो हमारा स्टार था। तो यहाँ पर अब हम लोग थर्ड में देखते हैं। तो थर्ड में हमारा गोला और ये पास में आ गया, जबकि ये अपोजिट होने चाहिए थे, तो थर्ड वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। फोर्थ में देखते हैं तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, क्योंकि कोई भी अपोजिट साथ साथ नहीं है। तो हमारे जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। पहली बात तो 3 जब नहीं बन सकते तो चौथा जो ऑप्शन दिया गया है वो हमारी आकृति बन सकती है। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा लास्ट वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को दिया हो तो उसमें आप लोग जो पहली है, जैसे कि यहाँ पर ये और ये अपोजिट होंगे, फिर ये और ये अपोजिट होंगे, फिर ये और ये अपोजिट होंगे, इसके आधार पर आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, दी गई आकृति में हम लोगों को जल प्रतिबिंब बताना है। तो जल प्रतिबिंब का मतलब जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, यानी कि जो दर्पण है वो आपका नीचे की ओर रखा गया है।
नीचे की ओर रखने पे क्या होता है, आपकी आकृति बिल्कुल पलट जाती है। जैसे कि ये है तो ये आपकी जस्ट ऊपर चली जाएगी, ये आकृति आपकी जस्ट नीचे आ जाएगी, जो कि हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है। और ये जो बिंदी है ये हमारी जस्ट नीचे हो जाएगी, यहाँ पर हमारा ये भी मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में जयपुर की राजधानी राजस्थान होती है, हम सभी को पता है। तो बिहार की जो राजधानी है वो पटना होगी, हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 फिर से ब्लड रिलेशन का है, और इसमें आप लोग बात की थी कि अगर आप लोग खुद को इमेजिन करके आंसर देंगे तो आसानी से आंसर दे सकते हैं। सुजाता की ओर इशारा करते हुए साहिल ने कहा, वह मेरी पत्नी के पति यानी खुद की बहन है। यानी जो साहिल है उसकी बहन है, तो सुजाता अमित से कैसे संबंधित है? तो सुजाता जो है अमित से क्या होगी, बहन होगी। हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आप लोग खुद को इमेजिन करके अपना जो भी आंसर है उसको आसानी से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, यदि सारे सिंबल्स को हटा दिया जाए तो दाहिने से 10वां कौन सा होगा? तो यहाँ पर अगर सारे सिंबल्स क्या है, सबसे पहले के है, फिर 28 है, फिर हमारा सिंबल आया, इसको हमने हटा दिया तो पी बचा, फिर सिंबल को हटा दिया तो बी आया, फिर 3 आया, फिर एच आया, फिर सिंबल को हटाया तो जी आया, फिर टी आया, फिर आई आया, फिर ए वाई ई, फिर सिंबल आया हमने हटा दिया, फिर 4 9 एल यू सी एन। अब दाहिने से 10वां पूछ रहा है तो ये हमारा राइट एंड होगा और ये हमारा लेफ्ट एंड होगा। तो राइट से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10वें नंबर पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को राइट एंड से 10वां देखना था, सारे सिंबल्स को हटा के राइट एंड से 10वां देखने पे हमें आई मिला, तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमें आंसर मिल गया आई। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने 26 मार्च की सेकंड शिफ्ट को रीजनिंग को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 26 मार्च की थर्ड शिफ्ट को डिस्कस करेंगे, और वो हम लोगों की एनडीएमसी की लास्ट जो पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हम लोग डीओई के पेपर को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।